हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा। ध्वनि क्या होती है, कैसे पैदा की जाती है, किन माध्यमों से संचरण करती है, कैसे पहुंचती है और उसके आयाम, बल आदि के बारे में चर्चा की। ध्वनि के फिजिकल क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा की। आज हम ध्वनि के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ध्वनि के मनोवैज्ञानिक गुण में सुर यानी कि पिच। पिच ये आवृत्ति का मनोवैज्ञानिक गुणबोध होगा। इसका मापन MEL द्वारा किया जाता है। उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि को उच्च स्वर हाई और निम्न आवृत्तियों की ध्वनि को लो फ्रीक्वेंसी निम्न लो पिच के रूप में वर्णित किया जाता है। उच्च सुर और निम्न सुर को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि सीटी की आवाज़ उच्च स्वर और ड्रम की आवाज़ निम्न स्वर होती है। इसके बाद आता है हमारा आपका लाउडनेस यानी उच्चता। लाउडनेस ये तीव्रता का मनोवैज्ञानिक गुण है। तीव्रता जितनी अधिक होगी स्वर भी उतना ही ऊंचा होगा। जैसे हवाई जहाज़ की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ उच्च प्रबलता यानी हाई लाउडनेस की ध्वनियाँ होती हैं। इसके बाद अंत आता है टिम्बर यानी लय। टिम्बर ये ध्वनि के गुणवत्ता से संबंधित मनोदिशा है। इसे ध्वनि के गुण रूप में वर्णित किया जाता है। लय, सुर और प्रबलता के अंतर को ये व्यक्त करता है। तो कल से लेके अभी तक के क्लास में हम लोगों ने यूनिट 1 का 1.2 अध्ययन किया और अब हम आगे जो अध्ययन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे मनुष्य के कान के बारे में, जिसमें कान की संरचना और उसके कार्यों के बारे में जानेंगे। मनुष्य का कान। तो जैसा कि कान शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में इसका चित्र सामने आता है। कान ये हमारे शरीर की 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है जो सुनने का काम करती है। इसके अलग अलग भाग होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम
बाह्य कण जो बाहर से दिखता है इसे आउटर ईयर भी कहते हैं और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है पिन्ना या ऑरिकल और दूसरा है कर्णनलिका या बाह्य कर्णनलिका। पिन्ना आउटर ईयर के दो भाग होते हैं, पिन्ना या ऑरिकल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना या ऑरिकल कान का वो भाग है जिसे हम बाह्य दिशा से यानी बाहरी दिशा से देख सकते हैं, उसे पिन्ना या ऑरिकल कहते हैं। इसकी संरचना कॉनिकल आकार के जैसे होती है। पिन्ना हमारे मस्तिष्क के दोनों दिशा में जुड़ा होता है और पिन्ना के विभिन्न भाग होते हैं जैसे हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, कॉन या लेब्यूल। इन सब का हमारे सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिन्ना के अंदर वाले भाग को कोंका कहते हैं। लोब्यूल पिन्ना सॉफ्ट लोअर पोजीशन है, ये जहाँ पे लड़कियाँ बालियाँ या ईयर रिंग्स पहनती हैं। तो हमारे पिन्ना में 6 भाग होते हैं जिसमें हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, कॉन्किया और लेब्यूल होता है। बाह्य कर्णनलिका, बाह्य कर्णनलिका एस आकार की होती है। ये एस आकार की होती है जो कि पिन्ना की दिशा की ओर खुली और कर्णपटल की दिशा की ओर बंद होती है, यानी बाहर की तरफ ये नलिका खुली होती है और अंदर जहाँ पे हमारे कान का पर्दा स्थित होता है, ये ड्रम होता है, वहाँ पे ये बंद होती है। वयस्क में कर्णनलिका की लंबाई लगभग 25 से 40 मिलीमीटर तक होती है। 25 से 40 मिलीमीटर की होती है इस नलिका की लंबाई, जिसका 2/3 भाग कार्टिलेजिनियस का बना होता है, जबकि अंदर का 1/3 भाग बोनी भाग से बना होता है। कान के बाएं भाग की त्वचा पर बाल होते हैं। बाएं कर्णनलिका में सर्मेनियस और सबेकस नाम की 2 ग्रंथियां होती हैं। ये 2 बाहर भाग ग्रंथियाँ होती हैं। सर्मेनियस ग्रंथि सर्मेम अथवा वैक्स उत्पन्न करती है, जो मध्य कर्ण और अंत कर्ण की संरचना की सुरक्षा धूल और जीवाणुओं से होती है, जबकि सबेकस ग्रंथि सीबम नाम का रस उत्पन्न करती है, जो कि बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण तक की ध्वनि तरंग के बराबर प्रसारण के लिए स्नेहक का कार्य करता है। हम लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे कान के अंदर मोम की तरह एक पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को ईयरवैक्स बोलते हैं और इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि कान के बाहरी भाग से लेके कान के पर्दे तक धूल मिट्टी को ना पहुंचने देना। जो भी धूल मिट्टी कान के अंदर जाती है उस मोम जैसे चिपचिपे पदार्थ में यानी ईयरवैक्स में चिपक जाती है और बाहर निकल आती है।
सही दशा में देखा जाए तो हमें अपने कान को किसी भी अनवांछित वस्तु से नहीं खोदना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग माचिस की तीली या ईयरबड से कान को साफ करते हुए दिखाई देते हैं। ये एक खतरनाक तरीका हो सकता है जिससे हमारे कर्णपटल बाधित या क्षतिग्रस्त हो जाता है। कान को सिर्फ नहाते वक्त ही साफ कर लेना चाहिए, इतना ही पर्याप्त होता है। तो ये हमारा आउटर ईयर था। अब हम मध्य कर्ण की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य कर्ण की संरचना। मध्य कर्ण एक छोटी सी वायु क्षेत्र या नलिका गुहा है जो बाएं कर्ण और अंतर कर्ण के बीच में स्थित होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कर्णपटल कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कर्णपटल कहते हैं यानी कान का पर्दा कहते हैं, ये बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से अलग करने का कार्य करती है। मध्य कर्ण कान का वो भाग है जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनने की प्रक्रिया में मध्य कर्ण के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे कर्णपटल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स, मध्य कर्ण पेशियाँ, मिडल ईयर मसल्स, कंठनलिका, स्टेचियन ट्यूब। कर्णपटल कर्णपटल का दूसरा नाम ईयर ड्रम है। यह एक पतली झिल्ली के सामान्य होता है। सामान्यतः कर्णपटल गुलाबी स्लेटी रंग का होता है और ये लगभग 1/10 मिलीमीटर पतला होता है। एक बटे 10 मिलीमीटर पतला होता है तथा इसका ढांचा गोल अंडाकार होता है। कर्णपटल का छोटा भाग अत्यंत यानी बहुत ही पतला होता है जिसे पार्स फ्लैसिडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्स फ्लैसिडा। कर्णपटल की ये सुरक्षा भाग अंतःकर्ण से ध्वनि तरंगों को संचारण करने में मदद प्रदान करती है, परंतु टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे का पतलापन होने के भाग कारण उसमें खराबी होने की संभावना अधिक होती है। कर्णपटल का दूसरा भाग जिसे पार्स टेंसा कहते हैं, पार्स टेंसा कहते हैं, जो कि पार्स फ्लैसिडा से भी पतला होता है। कर्णपटल के बीच का भाग जो मैलियस से जुड़ा होता है उसे अम्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बो। अम्बो कहते हैं। किसे अम्बो कहते हैं? कर्णपटल के बीच का भाग जो मैलियस से जुड़ा होता है उसे अम्बो कहते हैं। कर्णपटल का ये भाग ध्वनि तरंग को अधिक से अधिक संचारित करता है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
ओसिकल्स। मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी हड्डियों की चेन होती है जिसे हम ओसिकल्स कहते हैं। ये 3 हड्डियां हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। ये हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कड़ी बनाती हैं जिसे हम ओसिकुलर चेन कहते हैं। मैलियस इनकस और स्टेपिस से मिलकर ओसिकल चेन बनती है जो कि ध्वनि को सिर्फ मध्य कर्ण से अंत कर्ण तक संचारण ही नहीं करती बल्कि उसके एम्प्लीफिकेशन में भी सहायता करती है। कहने का तात्पर्य यह है इस चेन का काम कर्ण तक संचारण करना ही नहीं है बल्कि आ रही हुई ध्वनि तीव्रता को बढ़ा देना भी है। तो ये जो ऑसिकुलर चेन होती है ये 3 हड्डियों से मिलकर बनती है जिसमें पहली हड्डी जो है वो मैलियस होती है। मैलियस ये एक हथौड़े के आकार की हड्डी है जिसकी लंबाई 8 mm और वजन 25 मिलीग्राम होता है। इसमें 2 हत्था और एक सिर होते हैं जिसमें से लंबा हत्था कर्णपटल से जुड़ा होता है और छोटा हत्था स्वतंत्र होता है। इस हड्डी का आकार हथौड़ा जैसा होने के कारण मैलियस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आती है इनकस। यहाँ इनकस ये ऑसिकुलर चेन की दूसरी हड्डी है जिसकी लंबाई और वजन लगभग मैलियस के समान ही होती है। इसका आकार निहाई जैसा है और इसके भी 2 हत्था और एक सिर होता है। इस हड्डी का सिरा मैलियस के सिर से जुड़ा होता है और लंबा हत्था स्टेपिस से जुड़ा होता है। स्टेपिस सिर्फ मध्य कर्ण की ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। जी हाँ, हमारे शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियाँ होती हैं जिसमें शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपिस होती है। इसकी संरचना घोड़े के नाल की आकार जैसी होती है और इसका सिर अंडाकार होता है जिसे फुल प्लेट भी कहते हैं। इसका वजन लगभग 2.5 मिलीग्राम और लंबाई 3.4 mm होती है। दो 2.5 मिलीग्राम इसका वजन होता है और 3.4 mm इसकी लंबाई होती है। बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण एवं अंत कर्ण में ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करने और एम्प्लीफिकेशन करने में स्टेपिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं जो मध्य कर्ण में ऑसिकुलर चेन होती है तो ये मैलियस इनकस और स्टेपिस से जुड़कर बनी होती है जिसे हम ऑसिकुलर चेन कहते हैं
और स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है। अब हम बात करते हैं मध्यकर्ण मांसपेशियाँ। मध्यकर्ण मांसपेशियाँ, मिडिल ईयर मसल्स। मध्यकर्ण में टेंसर टेम्पेनिक और स्टेपेडियस मसल्स नाम की दो पेशियाँ होती हैं। इन दोनों में टेंसर टेम्पेनिक में मसल्स लंबी होती है और ये मैलियस के लंबे हत्थे से जुड़ी होती है, जबकि स्टेपेडियस पेशी स्टेपीज के नीचे से जुड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों पेशियाँ आस्कुलर चेन की हलन चलन को नियंत्रित करती हैं और उन्हें अचानक जोर की आवाज़ से सुरक्षा करती हैं। तो इसका मुख्य कारण ये हुआ कि ये ऑस्कुलर चेन की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती हैं। साथ में यदि हमारे कान में कोई बहुत ज़ोर की आवाज़ अचानक आ जाए तो उसको नियंत्रित करने यानी कवर करने, प्रोटेक्शन करने का भी काम करती हैं। इसके बाद आता है कंठ कर्ण नलिका, स्टेचियन ट्यूब। कंठ कर्ण नलिका, मध्य कर्ण कैविटी में एक नली होती है जो सिर के बीच तक जाती है और इसकी लंबाई लगभग 30 से 40 मिलीमीटर होती है। ये मध्य कर्ण को नेज़ोफोरेंक्स से जोड़ती है। लंबाई इसकी 30 से 40 मिलीमीटर। कंठ कर्ण नली मध्य कर्ण को कैविटी में अवस्थित वायु दाब को वातावरण के दाब को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। 5 साल तक की आयु के बच्चों में ये नली खुली होती है, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे आयु बढ़ती जाती है उसके साथ साथ ये कंठ नलिका बंद होती जाती है, परंतु निगलते समय व छींकते समय या खांसी के समय आदि क्रियाओं के समय वह खुल जाती है। इसके बाद है मध्य कर्ण विंडोज़, मिडिल ईयर विंडोज़। मध्य कर्ण की मध्य दीवार पर 2 विंडोज़ स्थित होते हैं जो कि मध्य कर्ण को अंतर कर्ण से अलग करते हैं। इनमें से एक विंडो का आकार अंडाकार होने के कारण इसे राउंड विंडो कहते हैं। दूसरी विंडो की आकार गोल होने के कारण इसे ओवल विंडो कहते हैं। राउंड विंडो, ओवल विंडो। ये विंडो कर्णपटल से भी पतली झिल्ली से ढकी होती है। इन दोनों विंडो के बीच में एक गोल आकार का बोनी प्रीमिनेंस होता है जिसे प्रोमेंट्री कहते हैं। अंतकर्ण की संरचना इसके पीछे स्थित होती है। अब हम अंतकर्ण के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे।
अंतःकण। इनर ईयर को इंटरनल ईयर भी कहते हैं। इसका आकार एक मटर जितना होता है। अंतःकण मस्तिष्क तथा श्रवण प्रणाली के अन्य भागों तक जाने के लिए रास्ता होने के कारण इसे वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। श्रवण अंग के साथ साथ इसे संतुलन का अंग भी कहते हैं। श्रवण यंत्र रचना, ऑडिटरी मैकेनिज्म। सुनने का अंग कॉक्लिया एक घोंघा के आकार के बोनी संरचना होता है जो घुमावदार हड्डी के ढांचे से बनी होती है। ये बेस से अपेक्स तक 1 सीसी चौड़ा और 5 mm ब्रांड होती है। कॉक्लिया का बेसल एंड जो कि मध्य कण की ओर होता है वो चौड़ा होता है, जबकि अपेक्स नुकीला होता है। इसमें बोनी कॉइल के साथ साथ मेम्ब्रेनियस नली भी होती है। इस बोनी कॉक्लिया में पैरालिम्फ नामक एक द्रव भरा होता है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेनियस ट्यूब होती है जिसमें इंडोलिम्फ भरा होता है। इंडोलिम्फ में पोटेशियम की मात्रा अधिक में होती है और सोडियम आयन कम मात्रा में रहता है, जबकि पैरालिम्फ में सोडियम आयन अधिक मात्रा में होता है और पोटेशियम आयन कम मात्रा में होता है। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य और भी होता है जो है शरीर का बैलेंस बनाए रखना। अस्थि भंवरजाल के अंदर उपस्थित झिल्ली भंवरजाल के परिणाम स्वरूप कॉक्लिया में 3 भाग की रचना करती है, जिसमें 2 भाग की अस्थि दीवार के रूप में होती है। ये दोनों भाग कॉक्लिया की ऊपरी सिरा से जुड़े होते हैं। इस जुड़े हुए भाग को हेलेक्ट्रोमा कहते हैं। हेलेक्ट्रोमा ओवल विंडो से जुड़े हुए उपखंड को स्केला वेस्टिब्यूल कहते हैं और राउंड विंडो से जुड़े उपखंड को स्केला टेम्पनी कहते हैं। इन दोनों भागों के बीच में स्थित झिल्ली के उपखंड में इंडोलिम्फ भरा होता है जिसे स्केला मीडिया कहते हैं। स्केला मीडिया ये वही भाग है जिसमें सुनने का अंग ऑर्गन ऑफ कार्टी स्थित होता है। ऑर्गन ऑफ कार्टी कोशिकाओं का गुच्छा है जो आधार झिल्ली पर स्थित होता है। आधार झिल्ली वह झिल्ली है जो स्केला टेम्पनी और स्केला मीडिया को अलग करती है। स्केला वेस्टिब्यूल को स्केला मीडिया से अलग करने वाली मेम्ब्रेन को रेजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। कॉक्लिया और ऑर्गन ऑफ कार्टी को ऑक्सीजन और दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति करने के लिए अंतःकण में एक अंग होता है जो मदर ऑफ ऑर्गन कार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑर्गन ऑफ कार्टी में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सपोर्टिव सेल्स और हेयर सेल्स। कौन सी? सपोर्टिव सेल्स और हेयर सेल्स। इसमें हेयर सेल्स की एक महत्वपूर्ण संवेदी संरचना है। ये हेयर सेल्स 2 प्रकार की होती हैं, आउटर हेयर सेल्स और इंटरनल हेयर सेल्स, यानी बाह्य हेयर सेल्स और अंतर हेयर सेल्स। बाह्य हेयर सेल्स 3 से 4 कतारों में स्थित होते हैं और 12,000 से 15,000 तक की संख्या तक होते हैं, जबकि अंतर हेयर सेल्स एक कतार में होते हैं और ये लगभग 3,000 की संख्या में होते हैं। बाह्य हेयर सेल्स और अंतर हेयर सेल्स दोनों
कॉर्टीज़ के मेहराब द्वारा अलग होते हैं। प्रत्येक हेयर सेल्स के ऊपर एक हेयर लाइक प्रलंबता होता है जिसे विन्यास बरौनी कहते हैं। कॉक्लिया में एक पत्ते नुमा संरचना होती है। कॉक्लिया में एक पत्ते जैसी झिल्ली भी होती है जिसे आच्छादक झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली हेयर सेल्स के ऊपर लटकी होती है और हेयर सेल्स के बरौनी के साथ संपर्क में रहती है। ये झिल्ली एक दिशा से जुड़ी होती है और दूसरी दिशा से ऑर्गन ऑफ कार्टी के ऊपर ढीले रूप में लटकी होती है। आप सभी को अगर इस विषय में और अधिक अध्ययन करना है जो कि हमारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से संभव नहीं है, तो इसके लिए आप अपने पिछले जो आपने हाई स्कूल या 10वीं 12वीं की फिजिक्स की किताबों में आपको साउंड और मैकेनिज्म ऑफ ईयर आसानी से मिल जाएंगे, जहां से आप उसको अध्ययन करके अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास का अंत करना चाहूँगा। कल हम लोग कान का क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर और फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर आदि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।